भारतस्य भविष्यनिर्मातारः सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य वयम् अत्र उपविष्टः संस्कृत अध्यापकः स्मः। संस्कृतभारती पूर्वम् अहं जानामि इति कति जनाः सन्ति? संस्कृतभारती विषये अहं जानामि, कति जनाः सन्ति? अस्तु, संस्कृतभारती द्वारा वयं प्रशिक्षिताः कति जनाः सन्ति? अहं प्रशिक्षितः अस्मि, संस्कृतभारती द्वारा मया प्रशिक्षणं प्राप्तम् अस्ति वा? एकः अस्ति, किं नाम? पंत महोदय, शोभनम्। अहं गुरुकुले पठितवान् अथवा पठितवती अस्ति वा कश्चित्? शोभनम्, गुरुकुलछात्राः अपि सन्ति। संस्कृतपाठशालासु अहं पठितवान्, बहु उत्तमम्। अहमेकं प्रश्नं पृच्छामि, चिन्तनविषयः अस्ति, उपविशन्तु। अहं यदा नवम कक्षायाम् आसम् तदा अहम् इत्युक्ते अहं भवन्तः सर्वे अपि अहं यदा नवम कक्षायाम् आसम् तदा मम परितः ये जनाः आसन्, एतत् सत्रं संस्कृतेन भवेत् अथवा हिन्दीभाषया? 100% संस्कृतेन? अस्तु, 80%, सम्यक् अस्ति। अहं यदा नवम कक्षायाम् आसम् अथवा भवान् आसीत्, भवती आसीत्, तस्मिन् समये अस्माकं परिवेशे प्रतिस्पन्दनं किम् आसीत्, फीडबैक किम् आसीत्, जनाः किं वदन्ति स्म? कोऽपि वदेत्? कोऽपि वदतु। ये तो माइक अस्ति, उसके पास लेके जाना, जो भी बोलेंगे और फिर बंद कर देना। प्रतिस्पंदनम इत्यस्य अर्थ फीडबैक, लोगों का रिएक्शन क्या था जब हमने संस्कृत नहीं, हम नहीं, एक सेकंड आप बैठिए। जब हमने पढ़ी थी, मम प्रश्न अस्ति, जब हमने पढ़ी थी, गुरुकुल में गए होंगे, 8th में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, 11th 12th हमने साइंस से की होगी, तो ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, पहली बार संस्कृत लिया तो नमो नमः। हाँ, वो इसमें कैमरे के लिए आप बोलते हैं बस। यदा अहं नवमी दशमी कक्षायाम् आसीत् वा तदा तु संस्कृतस्य प्रति तादृशी रुचिः एव नासीत्, परन्तु यदा अहं एकादशी कक्षायाम् आगतवान् तर्हि संस्कृतस्य विषये प्रति किञ्चित् रुचिः जागृता अभवत्। न प्रश्न पश्यतु, न तदनन्तरं किं हमारी रुचि थी वो नहीं, न प्रश्नस्य उत्तरं दास्यामि, भूमिकां तत्र निर्मातुं। तत्र किम् आसीत्, संस्कृत स्वीकरोतु, संस्कृते अन्ये बालकाः वदन्ति या संस्कृते स्कोर् भवति या अधिक अङ्काः आगच्छन्ति या विना प्रयासमेव भवान् सफलं भविष्यन्ति, तादृशमेव स्वीकर्तुम्। अन्य अन्य कश्चित्? आसपास का फीडबैक क्या था, लोग क्या कह रहे थे? कठिन प्रश्न है। जनाः संस्कृतविषयं निम्नकोटिविषयं कथयन्ति स्म। अस्तु, अन्य? जी, ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो पंजाब से ली हुई है। पंजाब में जब हम जब 10th में हम लेते हैं, 6 से स्टार्ट हो जाती है संस्कृत, और 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, ड्राइंग और संस्कृत। तो ज़्यादातर ये था, जो स्कोरिंग करना चाहते हैं और जिनको कुछ नहीं आता वो तो ड्राइंग ले लेते थे, और जो थोड़ा स्कोर करना चाहते हैं। हाँ। आपने जब लिया? हाँ, मैंने भी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट एज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग, तब लोगों ने क्या कहा? कुछ रिएक्शन था? ठीक है, जिन्हें याद है वो बताएं।
बस हाथ में रखिए उसे, वो कोई बात, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए हाथ में रखिए। जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरा एडमिशन स्कूल में करवाया था। हाँ। तो मेरे रिश्तेदार भी, और जैसे मैं यहाँ ही सब गाँव से ही हूँ, तो गाँव में भी सभी कहते थे कि जट की छोरी कितने संस्कृत देवादी है तो बामण घूमना क्यों, मतलब इस लैंग्वेज में बोलते थे जैसे। ठीक है। और ये कहते थे कि इसमें तो ना कोई आगे स्कोप भी नहीं है, कुछ भी नहीं करेगी ये जो पंडित है, बस यही ये संस्कृत पढ़ते थे इस टाइप से। ठीक है, ठीक है। और कुछ? हाँ मैडम। हाँ। 9th में मैंने वैसे 6 से लिए सर, 6 से संस्कृत पढ़ी है। जो मेरे साथ के सहपाठी थे ग्रुप में, उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आप मैथ और साइंस छोड़कर कहाँ आप संस्कृत की तरफ जा रहे हो, आप क्या करोगे आगे लाइफ में। मैथ और साइंस, अगर आप साइंस से करोगे तो आप डॉक्टरी लाइन में आओ या इंजीनियरिंग लाइन में आओ, और आप ये कहाँ, बोले ये तो पूजा पाठ के जो मंत्र वगैरह के आप घरों में पूजा पाठ कराओगे। ये खुद मेरे सहपाठियों ने बोला, जिसमें से एक अभी डॉक्टर बना हुआ है और एक इंजीनियर है। अब वो अभी भी मुझे कहते हैं मैडम कहाँ आप संस्कृत लाइन में चले गए हो। बताओ, सच में बड़ा दुख हो गया। और कुछ? हाँ जी, पीछे। मम ग्रामः जयपुरनगरे अस्ति, तत्र प्रवेशिका वरिष्ठोपाध्याय विद्यालयः अस्ति संस्कृतमाध्यमेन। यस्मिन् काले अहं 9मी कक्षायाम् आसम्, तदा सर्वे जनाः कथयन्ति यत् केवलम् एषः तु अध्यापकः एव भविष्यति, किन्तु मम आचार्यः ते कथयति स्म यत् संस्कृतभाषा न केवलं सिविल् सर्विस् परीक्षा मध्ये अपि तत्र किञ्चित् IAS निर्मायितुमपि तत्र प्रयोगं भविष्यति। अतः मम विचारेण तु केवलं संस्कृतभाषायामेव धारयामि। तदा जनाः केचन कथयन्ति स्म यत् संस्कृत केवलं पाण्डित्यपूर्णभाषा एव अस्ति अथवा ज्योतिषविषय मध्ये एव अस्ति, किन्तु तेषां कृते अहं कथयामि यत् ते तस्मिन् काले उचितं न वदन्ति स्म। इदानीं न कथयतु, अलमुक्तम्। अन्य प्रश्न? सभी को सुप्रभातम। मैं इसी विद्यालय से पढ़ी हूँ, मेरा ग्राम सुरेड़ा है और कोएड स्कूल था हमारा यही। तो यहाँ से जब मैंने विद्या ग्रहण की 9th क्लास में ऑप्शन होता था, कोई इंग्लिश लेता था और कोई संस्कृत। तो हमने संस्कृत, लड़कियों ने, हम सब ने संस्कृत ली थी। तो हमारे सर थे KP सिंह जी यहाँ पर, इंग्लिश के टीचर, उन्होंने बहुत मुझे बुलाकर समझाया कि बेटा क्या शास्त्री बनोगे आप, इंग्लिश ले लो आप। सच में? तो मैंने तो फिर संस्कृत ही ली, क्योंकि मेरे पापा भी खुद लेक्चरर PGT रिटायर हैं। तो उन विचार अनुसार मुझे संस्कृत ली है, मुझे अच्छी भी लगती है और इसीलिए मैंने प्रमोशन लिया अभी। ठीक है, बहुत सुंदर। बस आज हमें कोई कहे कि क्या फालतू संस्कृत पढ़ा रहे हो, क्या है इसमें, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं? इस एज में आके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किंतु आप वो छोटे से बालक को देखो जो 6th 7th 8th 9th 10th का बालक है, जब उसने संस्कृत ली और घर में आके बताया, घर वालों ने बताया, तो उसकी मम्मी को, उसके पापा को, वो पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाले अंकल, वो ड्राइवर, वो गार्ड, वो आसपास के लोग उन्हें कहते हैं कि क्या इतना इंटेलिजेंट बालक तुमने संस्कृत में डाल दिया। नंबर 2, संस्कृत पढ़ के पंडित बनाओगे क्या। नंबर 3, क्या तुम्हारा बेटा इतना बुद्धू है कि उसे संस्कृत पढ़ानी पड़ गई। 4, संस्कृत में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये आपके टाइम पर भी आ रहा था, आज भी चल रहा है और हमें कोई कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो छोटा सा बालक, उसके माइंड में बैठ गया संस्कृत पढ़ ली, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। या फिर बाप का दुश्मन बन जाता है, माँ का दुश्मन बन जाता है कि यार मैं तो इंटेलिजेंट था लेकिन मेरी माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ा दी।
कई सारे लड़के मिलते हैं DU में, वो कहते हैं यार मेरी तो इच्छा नहीं थी, पापा ने कहा कि संस्कृत पढ़ो। अब वो ढोरे हैं उसे। एक कहानी हमने पंचतंत्र में पढ़ी है। एक किसान था, ये कहानी मैं हर जगह सुना रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल फिट बैठती है, वहीं से मेरा विषय प्रारंभ होता है। एक किसान था, पंचतंत्र में सबने पढ़ी है। तो वो एक दूसरे गांव से एक बकरा लेकर के आया, खरीद करके। तो आगे चल करके चलते चलते ये बकरी लेकर के आया। तो चलते चलते रास्ते में पता चल गया कि किसान बकरा लेकर आ रहा है। 3 ठग थे। उन ठगों ने सोचा कि आज इस बकरी को जो है या बकरे को हमें लूटना है, तो क्या करें। तो उन्होंने अपनी योजना बना ली, ऐसे करेंगे। तो एक ठग पहले मिला, तो उसने कहा रहता हूँ ये कुत्ता कहाँ से लाया। अब किसान ने कहा कि अरे पागल थोड़ी, कुत्ता थोड़ी है, बकरा है। बोला नहीं, तुझे तो ठग लिया उसने, अरे तो बकरा कह के तुझे कुत्ता दे दिया। तो किसान ने सोचा चल पागल, ऐसे कुछ नहीं है, ये बकरा ही है, 1500 रुपये दे करके लाया हूँ। थोड़ा सा और आगे चला तो दूसरा ठग मिला। तो दूसरे ठग ने कहा कि अरे ताऊ ये कुत्ता कहाँ से लाया। तो फिर दिमाग, तो किसान ने कहा कि नहीं पागल, कुत्ता नहीं है, बकरा ही है, और 1500 रुपये उस प्रधान, वो क्यों झूठ बोलेगा वो प्रधान। तो उसने कहा कि नहीं ताऊ तुझे तो ठग लिया उसने, और ये बकरा नहीं कुत्ता है। दूसरा भी, फिर तीसरा, थोड़ा सा और आगे चले तो तीसरा ठग बैठा हुआ था आगे चल करके। तो उसने कहा रे ताऊ कुत्ता कहाँ से लाया। तो उसने, ताऊ ने फिर बोला कि पागल मत बन, ये कुत्ता नहीं है, बकरा है, और उस गांव के प्रधान से लेकर के आया 1500 रुपये दे करके। तो उसने कहा कि पागल, मतलब ताऊ तुझे तो बावला बना दिया, ये बकरा कह के कुत्ता दे दिया। थोड़ा सा आगे चला तो किसान ने सोचा यार गलती से कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मुझे मति भ्रम हो रहा है, बकरा उठा के फेंक दिया कि कुत्ता तो नहीं ढो रहा मैं कंधे पर। और अपना वो ठग थे उस बकरे को उठा के निपटा लिया उन्होंने बेचारों ने। हो क्या रहा था, ठग। हमारे आसपास वो ठग नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ठग खड़े किए गए। ये आज हमारे अंकल आंटी पड़ोस ये सब बच्चे इसलिए नहीं कह रहे कि संस्कृत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहलवाया गया। और ये कहानी आज से प्रारंभ नहीं होती, ये कहानी प्रारंभ होती है 1784 से। आज बहुत सारी बातें आएंगी जिनको लेकर के मन में हो सकता है कि बड़े बड़े प्रश्न हो, बोले कि यार कौन सी, माइंड खोलने वाले विचार आपके सामने आने वाले हैं। 1784। अच्छा एक बात बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, क्या करने आई थी और क्या किया। लूटा, पीटा, मारा, राज भी किया, 5-6 लाख लोगों को कटवाया। मरे ना 1857 की क्रांति में मर रहे थे। 1947 में देश बट गया, कितने लाख लोग मरे थे, मरे थे, वो कहीं जाके छिप नहीं गए थे, मरे थे ना। अब हमारे ही माइंड में डाले यार अंग्रेज़ों ने भारत का उद्धार कर दिया। अब कहानी बताता हूँ कहाँ से प्रारंभ होती है। 1784, वो हैंड माइक हो गया क्या ठीक। 1784, नाम विलियम जोन्स, नाम सुना है क्या। कौन थे, कौन थे, कौन थे विलियम जोन्स, नाम सुना है क्या, नहीं सुना, सुना है, कौन थे कोई बताएं। संस्कृत जगत वालों को तो बड़े दिग्गज नाम है, वो तो नाम सुनने में आ रहा है, ये काम कर ही नहीं रहा। संस्कृत जगत में बड़ा दिग्गज नाम है, बड़ा दिग्गज नाम है विलियम जोन्स। क्या किया उन्होंने, लगा कि हाई कोर्ट के जज थे कोलकाता के, कौन थे, हाई कोर्ट के जज थे, और किसने भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था, ठीक है। अब भारत में राज करना है, शासन करना है, लंबे समय तक करना है, तो क्या करना है, तो भारत को जानना जरूरी है, क्या पावर्स हैं। भाई मैंने आपके घर पे कब्जा कर लिया, अब मुझे थोड़ी पता है आपके घर में सोना कहाँ आपने छिपा के रखा है, या पता है,
कब पता चलेगा? या तो आप मुझे बताओगे या आपका बेटा बताएगा, बेटी बताएगी। तो उन्होंने कहा कि यार भारत में कुछ संस्कृत भी लैंग्वेज चलती है, अब इतना बड़ा देश है, इतनी सारी भाषाएं चल रही है, उन्हें थोड़ी पता था। तो जब भारत क्या यहाँ पे संस्कृत भी है तो चलो पढ़ते हैं, इसमें है क्या। भारत को जानना है कि भाई कश्मीर से लेकर के केरल तक, असम से लेकर के गुजरात तक सब संस्कृत में हो रखा है, सारी की सारी सबका चिंतन एक है, पढ़ते हैं। तो सब ने मना कर दिया, हम नहीं पढ़ाएंगे भाई तुम्हें, तुम तो अंग्रेज हो, मलेच्छ हो, हम पे ही शासन करोगे और हम ही तुम्हें पढ़ाएं। मना कर दिया संस्कृत वालों ने। अब आपके घर पे कब्जा किया तो सब बड़े तो मना कर देंगे। तो एक व्यक्ति तैयार हो गए, एक बालक होता है, मैं तुझे टॉफ़ी दूंगा तो बता कहाँ रखा है सामान सब। तो एक बड़े विद्वान तैयार हो गए, चल ठीक है मैं पढ़ाता हूँ। उसे लालच दिया भाई खूब, ले पकड़ इतने लाख रुपए दूंगा तुम्हें, पढ़ा मुझे। पढ़ाया उन्होंने। जब उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि भारत की ज्ञान परंपरा का आधार संस्कृत भाषा है। और ज्ञान परंपरा क्या क्या है इसमें, जब उन्हें पढ़ा, भी चर्चा करोगे, पढ़ोगे किसी तो बताएंगे ना कि देखो वेद में ये कहा है, इस दर्शन में ये कहा है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में ये है, आरण्य की है, उपनिषद है, वेदांगी है। तो अब उसे पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। तो उन्हें लगा अब पता चल गया कि इस घर में कहाँ कहाँ है, तो फिर मैं क्या करूँगा, वो सारा खजाना लूटना है। अब वो तो सरकार है, तो क्या करें, चलो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं कलकत्ता में, जिसका नाम अब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है। बड़े बड़े आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह वहाँ से पब्लिश होते हैं। क्या उसका मोटिव था? कलेक्ट द मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अभी भी है, जाके देखो, पूरे देश से मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी करने का काम एशियाटिक सोसाइटी ने किया। और किया तो फिर 4 साल तक वो दुखी हुए, और वो खुद लिख रहे हैं कि मैं 4 साल हो गए दुखी, और मैं यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा कर करके विदेश नहीं भेज रहा, जर्मन नहीं भेज रहा, लंदन नहीं भेज रहा हूँ। इस बात से दुखी है कि मैंने मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी नहीं की और वो मैं वहाँ भेज नहीं पा रहा हूँ। अब इतना ही नहीं, 1784 to 1823 तक उस एशियाटिक सोसाइटी का एक भी मेंबर भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। क्या वो अंग्रेज बैठ कर के प्लानिंग कर रहे थे कि देखो भारत में संस्कृत को कैसे ऊपर लिया जाए? क्या कर रहे होंगे प्लानिंग? उसकी प्लानिंग के आगे बताता हूँ क्या कर रहे होंगे। यानी किसी भी प्लानिंग को, किसी भी योजना को करने में साल लगते हैं, 50 साल लगे उन्हें। अब भारत का सिस्टम समझ आ गया कि भारत की जो असली जान है वो संस्कृत में है, ठीक है। अब उस जान की भी जान क्या है, होता है ना कि उस कबूतर में आत्मा है, उस कबूतर की आत्मा उसमें है, बड़ी कहानियाँ सुनी हमने। तो जान की भी जान क्या है? वेद, कि भारत का मूल वेद है, वो नहीं समझ आया। तो अब क्या करना, वो आगे बताऊंगा क्या करना, क्या उन्होंने। तो 1823 तक एक भी भारतीय उस 30 लोगों की कमेटी में भारतीय नहीं था। इस सेशन को जब मैंने लेना स्टार्ट किया तो मैं सोचा था कि मैं जाके बोलूँगा। पहले ट्रेनिंग जब सेशन चला था वहाँ थोड़ा सा कुछ कम नॉलेज थी, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं तो अंदर से हिल गया। ऐसे डोट मिलते चले गए कि यार हम तो उनको भगवान माने बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो 1823 तक उन्हें समझ आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है, सेटअप क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का आधार क्या है। फिर 1835 में लॉर्ड मैकाले, नाम सुना है, सबने स्टेटमेंट भी पढ़ा है कि भारत को अगर ख़त्म करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना होगा, ठीक है। पीपीटी आगे चलाना, नेक्स्ट। तो वो सब तो हमने सुना है स्टेटमेंट। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। ये हमारी टाइमलाइन है। ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की 17 सितंबर, मतलब वो जो लिख रहा है एंजाइटी ऑफ जोन्स कोज्ड बाय डिले रिफ्लेक्टेड इन वन, वो टेंशन में है कि भाई 4 साल हो गए और मैं एक भी, द सोसाइटी हैज येट पब्लिश्ड नथिंग बट हैज मटेरियल फॉर 2 ग्रेट वॉल्यूम्स एंड विल आई होप सेंड वन टू यूरोप नेक्स्ट स्प्रिंग। मैं अगले स्प्रिंग तक यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट भेज दूंगा आपको। वो दुखी है इस बात से। कौन? आपका विलियम जोन्स। नेक्स्ट।
ये जो मैंने बातें कही कि केवल 30 ब्रिटिश रेजिडेंट्स ही उस एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर्स थे। कब? 1823 में आकर के। नेक्स्ट, हाँ, 1784 to 1828 ओनली यूरोपियंस वर इलेक्टेड मेंबर्स फॉर दैट सोसाइटी। 28 के बाद मुझे लगता है कौन आए थे? हाँ, H.H. विल्सन। उन्होंने आकर के फिर एक भारतीय को उसमें एंट्री दी। कितने साल बाद? 50 साल बाद। तब तक एक पूरी की पीढ़ी तैयार हो जाती है हमारी बात कहने को। लॉर्ड में आगे। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट हमने खूब पढ़ा है, ठीक है, इतना ही पढ़ा है कि भाई भारत की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना है। अब कैसे ख़त्म करना है, उसकी मिनट्स क्या होंगी? कभी किसी ने पढ़ी है क्या? कोई बताए? कभी किसी ने मिनट्स पढ़ी है कि कैसे ख़त्म करेंगे? ये उनका संकल्प पत्र है कि भाई हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे और भारत को क्रिश्चियन बना देंगे। ये उनका संकल्प है। ख़त्म कैसे करेंगे, उनका रोड मैप क्या होगा, जिसे कहते हैं पॉलिसीज़ क्या है, मिनट्स क्या है उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ की। भारत के गुरुकुल पद्धति, शिक्षा पद्धति को खत्म करके उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया उन्होंने? पब्लिक स्कूल खोले एक, और अंग्रेजी वालों को महत्व देने लगे, दूसरी पढ़ रहे थे। हमने उनकी मिनट्स नहीं पढ़ी। आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य है। मिनट्स क्या है? जितनी भी मतलब सरकार अब कोई भी बुक पब्लिश नहीं करेगी जो संस्कृत में लिखी होगी। पहला रूल, यानी सरकार का एक लेटर आ गया, आज से गवर्नमेंट कोई भी संस्कृत बुक पब्लिश नहीं करेगी। नेक्स्ट करना। सेकंड, अलग से मॉडर्न स्कूल्स खोलेंगे, पब्लिक स्कूल्स खोलेंगे। थर्ड, ये उनकी मिनट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। थर्ड, किसी भी शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ को न जानने वाले व्यक्ति को अवार्ड नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजी न जानने वाले को नहीं रखा जाएगा। आप समझ रहे? एक लेटर आया, सारी। तीसरा, गुरुकुलों की जो डिग्री होगी उस समय रखी होगी या नहीं रखी होगी, पहले डिग्री तो थी नहीं, कागज़ का टुकड़ा नहीं था, वो इनवैलिड होगी। एक कागज़ सर्टिफिकेट स्टार्ट किया जाएगा जो पब्लिक स्कूल्स देंगे, उन्हीं के बिहाफ पे नौकरी मिलेगी। सरकारी पावर तो सरकार है। उसका परिणाम क्या दिखता है? 1784 से अब तक वो जो लेटर 1835 में उन्होंने किया स्टार्ट, 85 लाख 1 करोड़ पांडुलिपियाँ अभी भी अप्रकाशित है। कितनी? 1 करोड़। IGNCA का नाम सुना है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। हमें पता है क्या? कितनों को पता है इसके बारे में? अरे भाई, दिल्ली के शिक्षक हैं हम, हमें पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र देश भर की जितनी पांडुलिपियाँ हैं उन सब पर काम करता है, ठीक है। जनपद पर उसका ऑफिस है। अभी कनाट प्लेस के बाद में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ भी जाया करो। वहाँ पर इंडेक्स 10 वॉल्यूम्स में केवल इंडेक्सिंग है कि कितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स अप्रकाशित हैं। मैसूर लाइब्रेरी में दुनिया भर की पांडुलिपि भरी पड़ी है। दुनिया भर की पांडुलिपि संपूर्णानंद की यूनिवर्सिटी में है, कश्मीर में है, अलीगढ़ में है, रामपुर में है। दुनिया भर की पांडुलिपि डंप पड़ी है, प्रकाशित नहीं है। 1 करोड़ पांडुलिपियाँ अप्रकाशित हो गई। आपको पता है यूपी के जो TGT PGT का पे स्केल है और जो वहाँ पे संस्कृत पाठशालाएँ हैं संपूर्णानंद की 1085, वहाँ पर जो शास्त्री और आचार्य को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, शास्त्री तो BA के इक्वल है, आचार्य भी BA के MA के इक्वल हैं, तो उनको पढ़ाने वाले उनको UGC के इक्वल वेतनमान मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मिलता है TGT PGT के इक्वल।
वहीं जो BA और MA पढ़ा रहा है कॉलेजेस में, मेरठ कॉलेज में या NS कॉलेज में, उन्हें में वेतनमान कितना मिलता है? असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये वो लेटर्स का परिणाम है कि आज तक बेचारे योगी आदित्यनाथ भी उसको संभाल नहीं पा रहे कि कैसे बदलूं भाई इसको, मैं उसे कैसे बदलें। वहाँ से प्रारंभ हुआ कि इसको ख़त्म करना है। तो फिर बात आई कि पूरी दुनिया में भारत पर शासन क्यों कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे दुनिया को? पूरी दुनिया को कहेंगे तो गधों का देश है, असभ्यों का देश है। मैंने गधा शब्द अलग से प्रयोग करते, तो असभ्यों का देश है। और उसके लिए किससे वो कहें तो समझ नहीं आता, तो क्या करना? एक दुनिया भर का सबसे बड़ा विद्वान खड़ा किया गया नेक्स्ट, जिसका नाम था मैक्स मुलर। संस्कृत जगत में तो भगवान है, वेद का भगवान मतलब दुनिया में मैक्स मुलर ही है। मंच पर हूँ, गाली नहीं दे सकता इसलिए कोई नहीं। मैं तो हिल गया परसों ही जब मैंने उसकी बुक्स पढ़ी। मतलब 1828 से 1899 तक मैक्स मुलर का जन्म है। वो लंदन जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मैक्स मुलर को कहती है कि आप वेदों पे काम करो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बैठ कर के आप काम करो और दुनिया भर में केवल वेद के ऊपर काम करो। दुनिया भर की तनख्वाह, पैसा, मोटा जो अवार्ड जितने हो सकते थे वो सब दिए। यहाँ तक नहीं, जब मार्कोनी ने माइक्रोफोन, ये रिकॉर्डर का आविष्कार किया, तो उससे कहा कि तुम भी जा कर के रिकॉर्डिंग कराओ। किससे? मैक्स मुलर से। और मैक्स मुलर ने क्या वेद का पहला मंत्र वहाँ पर रिकॉर्ड किया, अग्निमीडे पुरोहितम। तो हम भी कई बार खुश हो जाते हैं, देखो जब दुनिया का पहला आविष्कार हुआ था रिकॉर्डर का, तो हमारे वेद का मंत्र ही ये हम आज कह रहे हैं। उस समय क्या था? क्योंकि एक व्यक्ति को स्टैब्लिश करना था पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान। मतलब भारत ने दुनिया को वेद दिए, घर घर में वेद, जन्मा वेद, कई 100-200 पीढ़ियाँ लग गई। हमने वेदों को ख़त्म नहीं होने दिया, लोगों ने गर्दनें कटवा के दी, लेकिन वेद ख़त्म नहीं होने दिए। उस भारत में अंग्रेजों को या दुनिया को कोई वेद का विद्वान नहीं मिला। कौन मिला? मैक्स मुलर मिला। ये साबित कर दिया सबसे बड़ा विद्वान कौन? मैक्स मुलर। जो कहेंगे मैक्स मुलर, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं। और इतना ही नहीं, उसका प्रभाव आज तक भी दिख रहा है। अभी पार्लियामेंट बन रहा था, तो पार्लियामेंट में स्टार्टिंग में ही दर्शक दीर्घा आगे जो बना हुआ है, जाओगे आप जब खुलेगा तो दर्शक दीर्घा में वेद, लोकतंत्र की जननी भारत, ये दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर वैदिक काल से लोकतंत्र प्रारंभ होता है, वो दिखाया गया। तो वहाँ पर उस कमेटी में मैं भी पहुँच गया। तो उस कमेटी में उन्होंने लिखा था, जब प्रेजेंटेशन दिया कि वैदिक एज 1500 BC, तो मैंने कहा 1500 आपने क्यों डाला है? बोला नहीं सर, वो तो मैक्स मुलर ने कहा है। मैक्स मुलर ने कहा है तो वेबर ने तो 6000 का है, तिलक ने 8000 का है, दयानंद जी ने तो उसका काल का निर्धारण हो ही नहीं सकता ये कहा है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि 1500 होना है? तो बोले नहीं सर, मतलब सर्वसाधारण मान्यता है। राधावल्लभ त्रिपाठी भी कह रहे हैं 1500 2000 साल तक, वो भी कह रहे हैं। मैंने कहा तो देश ने तय नहीं किया, वो कह रहे हैं उनका मत हो सकता है, लेकिन देश ने तय नहीं किया कि वेद 1500 साल पुरानी है। वेदों के काल का निर्धारण जब देश या दुनिया भर के विद्वान तय नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे डिसाइड कर दोगे कि वो 1500 है? तो चुप। तो बोले, मैंने कहा 1500 हटाओ, वैदिक काल से प्रारंभ होता है वेद का लोकतंत्र। तब उन्होंने किया। यानी अभी भी वो सेटअप बैठा हुआ है, कुछ बदले नहीं है। सरकार में ब्यूरोक्रेट्स वही है। और ये भारत लोकतंत्र की जननी, ये जो लाइन सुनने को आपको मिलती है ना, ऐसी नहीं मिली। जब G20 होने लगा तो ये रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड है, जब G20 होने लगा तो भारत ने कहा कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र तो वैदिक काल से है। तो ब्यूरोक्रेट्स ने कहा नहीं सर, 1947 के बाद है। तो बोले ये बात किसने कही? बोले ये कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कहा है। बोले ठीक है, दूसरी कमेटी बनाओ। तो दूसरी कमेटी बनी। तो दूसरी कमेटी के बाद तब उन्होंने कहा कि एविडेंस दिए, संस्कृत के विद्वान गए। पहली कमेटी में संस्कृत का कोई विद्वान नहीं था, लेकिन जब दूसरी कमेटी बनी तो संस्कृत के विद्वान गए। वहाँ पर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, जहाँ से एविडेंस उठा करके लाई जा सकते थे वो दिए। तो तब से फिर कहना शुरू हुआ कि लोकतंत्र की जननी भारत में आपका स्वागत है।
आप सुने, उस चीज़ को काटने के लिए कितने उस लेवल पर। और वो जो ब्यूरोक्रेट प्रेजेंटेशन दे रहा था मेरे सामने कि हम यहाँ पर प्रदर्शनी लगाएंगे, तो उसने भी लिखा था 1500 BC, वहाँ पे भी काटना पड़ा। तो मैक्स मुलर को इतना बड़ा विद्वान खड़ा किया जिसने दुनिया में वेद की पताका फहराई, भारत का नाम रोशन किया 1899। और उसी मैक्स मुलर ने वेदों को क्या कहा? वेद तो गडरियों के गीत है, असभ्य लोगों का देश है, वेदों में कुछ भी नहीं है। ये वही मैक्स मुलर कह रहा है, क्योंकि उससे कहलवाया जा रहा था भाई सबसे, मैं अगर कुछ कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भारत का शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होकर के गए कि आज फालतू में संस्कृत पढ़े बंद कर देते हैं, तो उसका असर पड़ता है। या जो पद्म भूषण, राष्ट्रपति पुरस्कार, जितने पुरस्कार है वो सब कहेंगे तो उसका असर पड़ता है। आज नोबेल सत्येंद्र नाथ, कौन है वो, नोबेल पुरस्कार मिला भारत में, नहीं बच्चों को लेके काम किया, हाँ कैलाश सत्यार्थी कुछ बात कहे तो उसकी बात का असर पड़ता है, नोबेल मिला है। तो वही बात मैक्स मुलर के साथ थी। तो भाई कौन नोबेल पुरस्कार विजेता? मैक्स मुलर। वो क्या कह रहा है कि वेदों में कुछ नहीं, फालतू की बकवास है। और वेद को ही क्यों कह रहा है? क्योंकि भारत की जितनी दर्शन परंपरा है वो वेद पर ही आधारित है। प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता तो वेद है हमारे, जो वेद को माने वो आस्तिक, जो ना माने वो नास्तिक। तो वेद पर ही कुठाराघात करो, तो कर दिया। लेकिन क्योंकि ज्ञान परंपरा हमारी इतनी छोटी तो है नहीं, तो बेचारा पढ़ता पढ़ता अंत में लास्ट में लगा यार मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अंग्रेजों का तो काम करके चला गया वो, लेकिन लगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो लास्ट में फिर अपनी बुक लिखता है, जिसको उसकी पत्नी प्रकाशित करती है। वो कहता है कि यार मैंने अब तक जो कुछ कहा वो सब झूठ था, वो सब गलत था, और वेदों के काल का निर्धारण तो कोई कर नहीं सकता। और जो उसमें नॉलेज है, दुनिया भर की सारी किताबों को उठा ले तो हो सकता है कि वेद के एक मंत्र के बराबर उनकी नॉलेज नहीं है। उसकी पत्नी प्रकाशित करती है मरने के टाइम पर, लेकिन वो तो अपना काम कर चुका, जो उन्हें करना था वो कर चुका। वो लेटर्स उसी के स्टेटमेंट के ब्याह पर जब वो बात कह रहा है तो वो नहीं कह रहा। फिर मोनियर विलियम्स भी आ गए, H.H. विल्सन आ गए, वेबर आ गए, समझा, वेद के विद्वान बड़े बड़े दिग्गज नाम है ये, उठा उठा करके बड़े बड़े एक बात कहे तो अरे देखो मैक्स मुलर ने कहा है, विल्सन भी वेद का। मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी उठा के देखना, उसका प्रीफेस पढ़ लेना, आपको हिल जाओगे अंदर से। हम चाह रहे हैं कि भारत खत्म हो। तो मैं जब परसों पढ़ रहा था रात को, मैं PPT ये बना रहा था, तो नेक्स्ट करना, मैक्स मुलर ही है ना, हाँ यस, मैं पढ़ रहा था तो मुझे विकिपीडिया पे मिला स्टेटमेंट। वो क्या कह रहे हैं मैक्स मुलर कि हमने भारत को एक बार तो जीत लिया है। मुझे इसका अर्थ भी नहीं पता था, जो पहले सब ना कॉन्क्वर्ड, मैंने कहा इसका अर्थ क्या होता है, पहले समझ तो लूँ। हो सकता है मुझे लगा कि हमारी अच्छी बात, अब हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हमें क्या पता क्या कह रहा था। तो मैंने इसका अर्थ लिखा, देखा तो उसका अर्थ था जीत लिया गया। यानी लाइन पढ़ो, इंडिया हैज़ बीन कॉन्कर्ड वंस बट इंडिया मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन। एक बार तो जीत लिया, दूसरी बार फिर जीतेंगे, दूसरी बार एजुकेशन से जीतेंगे। और ये कौन कह रहा है? वही हमारा वेद का भगवान। मतलब हद हो गई, हम उसे भगवान माने आज भी बैठे हैं। और वो भगवान क्या लिख रहे हैं लास्ट में, हिल जाओगे, द क्रिश्चियनिटी ऑफ आवर 19th century विल हार्डली बी द क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडिया, बट द एंशियंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड, एंड इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, हुज फॉल्ट विल बी इट। यानी क्रिश्चियनिटी वहाँ पे हमें करनी है, और अगर वहाँ का धर्म उसे रोक रहा है और हम अगर नहीं कर पा रहे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, तो इसमें गलती किसकी है? वो कह रहा है कि हमारी गलती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये लेटर किसको लिख रहा है? ये लेटर लिख रहा है स्टेट्स के गवर्नर को। कौन लिख रहा है? मैक्स मुलर। किसके गवर्नर को? ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेट के गवर्नर को लिख रहा है। और ये बुक लिखा है और कहीं पर अवेलेबल है। फिर मैंने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सो कॉल्ड एक टैग लगा कि ये तो देशभक्त था इसलिए कुछ लोगों ने विकिपीडिया पे अपडेट कर दिया हो। तो मैंने कहा बुक पढ़ता हूँ जा करके। मैंने लिंक भी दिया है। जब बुक गया तो मेन बुक इसकी पत्नी ने लेटर्स ऑफ मैक्स मुलर एक पब्लिश की है 1899 1900 के आसपास, उसकी पत्नी ने की है। हो सकता है कोई और करता तो लोग कह सकते थे कि उसको खरीद लिया है, उसकी पत्नी को तो नहीं खरीदा गया होगा, वो तो वैसे बढ़िया हो गई होगी उस समय तक। तो अपने पति के लेटर्स उसने पब्लिश किए। तो अलग अलग है कि एजुकेशन पर किसने किसे लेटर लिखा, गवर्नर को लिखा। तो उसने जो लेटर्स लिखे ये उसके लेटर हैं।
अवेलेबल है, पेज नंबर 357 टू 358। जब मैंने वो पढ़ा तो मतलब लगा कि यार हम क्या कर रहे थे, हो क्या रहा है। उन्होंने खोज निकाली कि संस्कृत के माध्यम से देश जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ो। लॉर्ड मैकाले को कहा कि पॉलिसी बना भाई। उन्होंने कहा कि ठीक है, वेद का विद्वान खड़ा करो भी दुनिया में, गाली देंगे, वेदों की प्रामाणिकता ख़त्म करेंगे, जिसको ये आधार बना करके बैठे हैं। डिग्री नहीं अवेलेबल नहीं है, तो एक लेटर की देखो, ये लेटर की तो पावर है कि 1 करोड़ पांडुलिपि अभी भी अप्रकाशित है। अभी कितने दिन हो गए हमारे प्रशिक्षण को यहाँ पर? 3रा दिन है। कैसा लग रहा है आप बताओ दिल से? अच्छा लग रहा है? भले ही दूर आना पड़ा, थोड़ी कठिनाइयाँ होगी, लेकिन जो प्रशिक्षक आ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? संस्कृत भारती पैसा ले रही है किसी से? कभी लिया है? मेहनत से काम कर रहे हैं, संस्कृत के लिए कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर संस्कृत भारती आपको कहते कि चलो 10 दिन का प्रशिक्षण है, आप आ जाओ, या चलो कार्यशाला में आ जाओ, कितने लोग आते हैं? बुलाए भी होंगे कई बार, 10 लोग नहीं आते, गारंटी की बात कहता हूँ। 3 हाथ ही 2 ने उठाया बेचारों ने। आप चलो भाई संस्कृत का काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स आ गए, अब अगली जो ट्रेनिंग होगी 1000 टीचर्स की, हम वहाँ पे एज ए ट्रेनर के रूप में जाना चाहेंगे। कितने लोग जाना चाहेंगे? कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई ऑनरेरियम नहीं मिलेगा, विदाउट ऑनरेरियम। कितने लोग चलना चाहेंगे? अरे सुन, एक सेकेंड, वो अलग मैटर है, ट्रेनिंग है नहीं। 3 का भी हाथ उठा। अब दूसरा, अब लेटर की पावर बताता हूँ। एक लेटर गया आपके पास, सारे आ गए, और 5 दिन ये रहोगे, जा भी नहीं सकते। आप समझ रहे हो? कई बार कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है एक लेटर, एक कागज़ के टुकड़े से, क्या करा होगा उसने, मैकाले ने, जोन्स ने और मैक्स मुलर ने। ये है वो लेटर। और ये नहीं कह रहा, ये तो छोड़ो, आप 100 बैठे हैं, हो सकता है तालकटोरा स्टेडियम में 3500 लोग लाइन पे बैठेंगे एक लेटर पे। पहले भी बैठाना शुरू किया, एक लेटर क्यों नहीं करता कोई? यही वो लेटर्स थे जो आज तक भारत को दिए जा रहे थे, अभी तक वो खत्म नहीं हुए लेटर्स। हमने कहा कि संस्कृत में क्या कहते हैं, दुनिया भर की नॉलेज है, संस्कृत में सब है। सबने कहा संस्कृत में विज्ञान है, हम कह रहे हैं खूब कहा है, हम सब ने सुना भी है। किसनों ने सुना और कहा है? हाथ करेंगे। सुना भी है और कहा भी है, कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैडम जी आप बताओ, केमिस्ट्री के 10 ग्रंथों के नाम बताओ जो संस्कृत में लिखे हैं। नहीं पता? चलो फिजिक्स के बता दो, अजी बायोलॉजी के बता दो, केमिस्ट्री के बता दो, जूलॉजी के बता दो, राजनीति शास्त्र के बता दो। आप समझ रहे हो? ये लेटर्स का कमाल है। क्यों नहीं बता पा रहे? जो साइंस वाले हैं, जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछ लो, वो बता पाएंगे क्या? वो भी नहीं बता पा रहे। मतलब भारत के करोड़ों पांडुलिपियों को डंप करके, और अब हम कह रहे हैं, अब हम संस्कृत वालों से पूछ रहे हो कि साइंस के टेक्स्ट के नाम बताओ, पता नहीं। और साइंस वालों से पूछो कि जो टेक्स्ट संस्कृत में लिखे गए हैं साइंस के, उनके नाम बताओ, उन्हें भी नहीं पता। यानी भारत को बना दिया डब्बू। मतलब हमारी नॉलेज हमें नहीं पता। 1680 में विलियम हार्वे आकर के हमें कहता है कि हर्ट के फंक्शंस मैंने बताए जी दुनिया को। तो भाई एक बात बताओ, दुनिया को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत ने दी। इस स्कूल को बनाने वाले को ये नहीं पता कि प्रिंसिपल रूम भी बनाना होता है क्या? उस आर्किटेक्चर को नहीं पता था कि मैं स्कूल बना रहा हूँ, वहाँ प्रिंसिपल रूम भी होता है। पता तो होगा ना। तो जिसने चिकित्सा पद्धति सुश्रुत चरक बनाई, पूरी पद्धति सब लिख दिया, उसे नहीं पता कि हार्ट के फंक्शंस क्या है। मतलब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि उसे ये नहीं पता कि हार्ट के फंक्शंस क्या है। तो भाई मेरे, उसने हार्ट को हृदयम क्यों कहा? हृदयम, हरति ददाति याति इति हृदयम। नेत्रम कह लेते, पादः कह लेते, पृथ्वी कह लेते, रक्तम कह लेते, हृदयम क्यों कहा? और केवल वही नहीं कह रहे थे, पहले वाले भी, निरुक्त में भी हृदय मिल जाएगा, वेद में भी हृदय मिल जाएगा। भारत की तो परंपरा ही संस्कृत है ना, तो हर धातु अपना अर्थ कहती है, हर शब्द अपना अर्थ कहता है। तो हृदयम क्यों कहा? इसलिए कहा ना कि हरति ददाति याति इति हृदयम। रक्त को हरता है
फिर शुद्ध करके देता है और याति संचालयति सर्कुलेट करता है। हृदय भी नहीं कहा, हृदयम कहा है। लेकिन नहीं, 1680 में विलियम हार्वे ने बताया हमें। अच्छा, एक नाम और पूछता हूँ, पाइथागोरस का नाम कितने लोग जानते हैं? उसके इफेक्ट देखो कहाँ तक चल रहे हैं, सब जानते हैं। चलो बताओ, बोधायन को भी जानते हैं क्या? 2-3 लोग हाथ खड़े हुए। और बोधायन के बारे में क्या जानते हैं? पता नहीं जी। और पाइथागोरस प्रमेय 2 लोग जान रहे हैं। वेदों में रेखा गणित है, वेदों में शुल्क सूत्रों में। ठीक है, वेदों में अब हो क्या रहा है, 100 में से पाइथागोरस का नाम 100 जान रहे हैं। और बोधायन का नाम सर ने बताया कि जो और जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, एनसीईआरटी की बुक में पिछले 35 साल से उस चैप्टर का नाम पाइथागोरस प्रमेय ही है। और एक कॉलम में लिख दिया नीचे कॉलम में कि ये जो पाइथागोरस की प्रमेय या बोधायन की प्रमेय है, कि हमने श्रेय तो दे रखा है जी। अरे भाई, श्रेय दे रखा है तो चैप्टर का नाम करते ना बोधायन प्रमेय, तो तब बालक याद रखते, कोने में लिख देते कि पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, वैधानिक चेतावनी के रूप में लिखा है कि भाई हमने दे तो रखा है जी, अब आपके घर पे मैंने कब्जा कर लिया। और बड़ा बड़ा लिखो सुशील कुमार का घर, और नीचे छोटी सी प्लेट लगा दी, अनीता का घर है जी। रह मैं रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो दुनिया सुशील का ही घर जानेगी ना। यही तो हो रहा है। नॉलेज हमारी दुनिया में जितनी रिसर्च उनके पास आए हैं, विलियम हार्वे और न्यूटन और फ्यूटन, जो कुछ भी सारे के सारे रिसर्च भाई तब क्यों हुए जब से वास्को डी गामा भारत में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में, तब से उनको माइंड खुला दुनिया में। वैमानिक शास्त्र भी है भारत। तो ये हो क्या। दूसरा, अब थोड़ा सा मतलब आप देखो वो लेटर्स कहाँ तक अब तक हम हिला नहीं पा रहे हैं। वो लेटर्स कहाँ तक काम कर रहे हैं। हमने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी बीए वगैरह में। पहली लाइन फिलोसफी मतलब दर्शन, और ये फिलोसफी शब्द बना है ग्रीस के फिलोपस शब्द से। तो भाई मेरे, पॉलिटिकल साइंस का मतलब राजनीतिक विज्ञान, और पॉलिटिकल शब्द बना है ग्रीस के पॉलिटी से। तो भारत में राजनीति नहीं थी, विदुर क्या घास छील रहा था, जो कैकेयी थी वो क्या कर रही थी, जो मंथरा थी वो क्या कर रही थी, विभीषण क्या कर रहा था, वो राजनीति नहीं थी। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। शर्मापणी आख्यान यूजीसी नेट का सिलेबस देखा होगा, वेद में है, शर्मापणी का आख्यान है। तो शर्मापणी के आख्यान में एक राजा की गायों को दूसरा राजा पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है। ये बातचीत ना करेगा। तो राजा जब बंदी बना लेता है तो एक राजा जिसने बंदी बनाया उसके पास दूत भेजता है, एक कुतिया है उसको दूत बना के भेजता है। आख्यान है, अभी रहने दो, 2 मिनट के बाद बात कर लेंगे। तो जब वो उसे दूत बना के भेजता है, तो वो जाके कहती है कि ये गाय छोड़ दो, नहीं तो वो राजा तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये राजा कहता है कि तू भी यहीं रह जा, तू क्यों जा रही है उधर, तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो वो कहती है कि मैं उस राजा की दूत हूँ, और तुम मुझे ना तो मार सकते, ना मैं लालच में आऊँगी, और ना तुम मुझे डरा धमका सकते। आप समझ रहे हैं। आज के एम्बेसडर, राजदूत जिसे कहते हैं, दुनिया के छोटे से देश का भी होना, पाकिस्तान का भी राजदूत, भारत और पाकिस्तान में कितना भयंकर युद्ध चल रहा हो, अगर पाकिस्तान का राजदूत भारत में खड़ा है तो इंडियन आर्मी का या कोई भी व्यक्ति से छू नहीं सकता। ये एम्बेसडर पॉलिसी है ना। कहीं भी इंटरफ्रेंसेस है, कहीं भी जरा सा अंतर है, कहीं नहीं है, जरा सा अंतर नहीं है, छोटा सा भी। लेकिन नहीं, कहाँ से आया जी? ग्रीस से आया। यानी हमारे माइंड की पहली लाइन ही ब्लॉक कर दी। आपको ये कह दिया कि फालतू की चीज़ है, गेट के पीछे कुछ नहीं है, दीवार के, इसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, आके प्रिंसिपल ने भी कह दिया, गार्ड भी कह रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं, कुछ ना जी, कूड़ा भरा, कूड़ी पड़ी, कूड़ा कटकट है। तो कोई जाएगा इस खिड़की को तोड़ने के लिए? चलो खोल के देख लेते हैं।
कभी नहीं करेंगे। हमारा माइंड भी ये कर दिया, संस्कृत पढ़ के क्या करोगे, पंडित बनोगे, कुछ नहीं है, फालतू है, ढिंकाना है, कहाँ से कहलवाते आ रहे। वो भी कह रहा है, मैक्स मूलर भी कह रहा है, मैक्स मूलर अनपढ़ तो नहीं कह रहा, बड़े दिग्गज विद्वान कह रहे हैं, पर ख्याल तो में चीज़ है। IAS भी कह रहे हैं, विल्सन कौन थे या जोन्स कौन थे, सब दिग्गज बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे। आज के IAS भी कह रहे हैं, सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट भी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फालतू कर रहे हैं। तो क्या होगा, यही होगा। और खुद क्या कर रहे हैं, खुद आके नोबेल पुरस्कार ले रहे हैं। कितने लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सभी करते हैं, बिना साइंटिफिक रीजन के करते हैं क्या? नीम की दातून करते हैं, क्यों उसकी नहीं कर लेते? क्या कहते हैं, वो आँख का पेड़ होता है, उसकी कर लिया करो यार। और कोई बहुत सारे पेड़ है, ये सागौन है, उसकी कर लिया करो। नीम की क्यों करते हो, बावड़े हो क्या? हाँ, हमें यही कहा गया। कोई छोटी सी बच्ची 6, 7, 8, 9, 10, 11 की लड़की या लड़का जब स्कूल में जाती है, फास्ट करके बराबर वाले, क्या फास्ट, तू भी यार फालतू में चीज़ों में क्यों घुस रही है? हम में से भी हो सकता है कुछ लोग जब डिपार्टमेंट में बैठते हैं कि यार मैं तो नवरात्रि चले, तो साइड वाली बता यार, आज के टाइम पे भी तो ऐसा करती है। किसी ने करवा चौथ का व्रत किया, क्या फालतू में, तो आज भी क्या यार फालतू में कर रहे हो? कोई अगर मंगल का व्रत करके लड़का क्या, अरे यार तो बता, उपहास कर रहे हैं। और इसी बात पर 2021 की योशिमोरी जापान की नोबेल पुरस्कार ले रही है। नोबेल पुरस्कार गूगल करना, योशिमोरी 2021 में कह रही है हेल्थ के फील्ड में नोबेल, कि भाई टाइम टाइम पर फास्ट करना चाहिए। अरे हम तो कर ही रहे हैं, बट नहीं, तुम तो गधे हो। परंपरा वहीं से, टूथपेस्ट में आप दातून कर रहे थे, नमक और हल्दी मिला के कर रहे थे, तो क्या फालतू में तुम बकवास कर रहे हो, कोलगेट लाओ। लेकिन अब वही जब लगा उसे कि यार भारत तो अब अपनी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, तो नवरात्रि वाले दिन पहले फ्रंट पेज पे सारे न्यूज़पेपर पर दंत कांति के विपक्ष में वेद शक्ति कोलगेट लेकर के आता है। नाम क्या दिया, वेद। आप समझ रहे हो, वेद शक्ति, वेद का भाई टूथपेस्ट का क्या मैच है, हमें समझ नहीं आया। कोलगेट कह रहा है, विदेशी कंपनी कह रही है वेद शक्ति, और ये वही लोग थे जो कह रहे थे वेद गडरियों के गीत है। तब उनका काम उससे चल रहा था तो तब ऐसे चले थे, आज उनका काम ऐसे चला है तो ऐसे करेंगे। कुल मिलाकर के भारत को गधा स्वीकार करना है। पहले कहा क्या बच्चों को 99% कीटाणु रहित डिटोल, 99.9%। अरे भाई, अब जब बाद में ये कोरोना है ना, सारे निपट लिए वही निपटे जो 99% वाले लोग थे, सॉरी। तो फिर कह रहे कि रिसर्च कि बच्चों को ग्राउंड में खेलना चाहिए, मिट्टी में खेलना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अरे भारत तो मिट्टी में ही था, उनकी तो इम्यूनिटी बूस्ट ही थी। आपने वो आर्टिकल सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट कह करके उनको मिट्टी से घर में घुसा दिया। वो तो मिट्टी में खेल रहे थे। तो यानी भारत की जो चीजें हैं उनको कैसे उपेक्षित, ये सब। अब एक और नया ट्रेंड चला है, लर्न संस्कृत बाई IITians, लर्न गीता बाई IITians। मतलब संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ाएंगे तो बुद्धू है, और IITian करेंगे तो हम कई बार कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो संस्कृत वाला कोई ज्योतिष का काम करे तो पाखंडी, और IITian एस्ट्रोटॉक नाम सुना है? कितनी सैलरी है आपकी? होगी 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख होगी, HOS होंगे, T3 होंगी, 4 होगी। भाई 40 लाख पर मंथ कमा रहा है वो, और बीटेक भी पूरा नहीं किया। किस भी आप पे, केवल आपकी ज्योतिष पे। हमें तो कहा ज्योतिष तो पाखंडी है, दिस है, दैट है, और अपने आप क्या कर रहे हैं, वही सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स। ज्योतिष पाखंड है, रेस्ट्रो कार्ड क्या है, फेंगशुई क्या है, वो सब साइंटिफिक है। क्योंकि जापान और चाइना की पैथी को इम्प्लांट करना है, इसलिए जब तक इसकी प्रमाण है, अभी वो ही चल रहा है। फेंगशुई और टैरो कार्ड साइंटिफिक है, क्योंकि जापान और थाईलैंड वहाँ की परंपरा है, और ज्योति जो भारतीय गणित के आधार पर परंपरा थी वो पाखंड है, उसको गाली दो। अपने आप 1600 एस्ट्रोलॉजर्स के साथ 45 लाख रुपए पर मंथ उसकी इनकम है। टर्नओवर तो अलग है, 55,000 लोग, इतना बड़ा मार्केट है। छोटा सा एक एग्जांपल और है, सूत्रधार गुड़गांव में बैठा है, IITian। द्रौपदी ने दुर्योधन को कब अंधा कहा?
20 मिनट की एक छोटी सी क्लिप उसके मोबाइल ऐप पर है, संस्कृत की कोटेशन डाल रखी है, 5 लाख डाउनलोड्स हैं, सब्सक्रिप्शंस, और 5 लाख गुना इंटू 399, 400 रुपये गुणा कर लेना, कैलकुलेटर हो सकता है छोटा पड़ जाए। ये क्या रेवेन्यू नहीं है? 35 लोगों की टीम बैठा रखी है IITians की, जो वहाँ पे एक 50-80 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, 40 लाख रुपए तो सैलरी बांट रहा है वो, किस भी आप पर? केवल अपनी संस्कृत की नॉलेज पर। लेकिन हमारे मन में डाल दिया क्या संस्कृत पढ़ के क्या करोगे भाई? इंडिया के जो कह रहे हैं क्या करेंगे? कुछ नहीं जी, रामदेव बनेंगे। इंडिया की टॉप 10 में है ना, हम टॉप 10 रिचेस्ट की लिस्ट में है। पतंजलि आचार्य बालकृष्ण संस्कृत का छात्र है ना भाई। अगर आप पैसे से इक्वलिटी करोगे तो कर लो, तो एक ही व्यक्ति बताया, ऐसे हजारों कितने लोग होंगे, क्या मुकाबला करोगे भाई इक्वलिटी? क्या पैसे से? वैदिक गणित, एक लड़का है IIT से पढ़ा, उसने कहा क्या वैदिक गणित तो इतना ज़बरदस्त है, मैं जो भी छोड़ देता हूँ। वैदिक गुरु करके किट बना रखी है वैदिक मैथ की, कि जो इस किट को लेंगे वो बच्चे NIT JEE क्लियर कर लेंगे, कि इतना मैथमेटिक्स फास्ट हो जाएगा कैलकुलेटिंग। 150 करोड़ का टर्नओवर है, आप समझ रहे हैं? ये हमारी इकोनॉमी घूमती है। मेडिटेशन छोटी सी बताता हूँ, ये तो वो है जो एक्चुअल में है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है? संस्कृत पढ़ के क्या करोगे? यानी एक तरफ तो बिल्कुल निरक्षर कर दो और फिर उसी पर एम्पायर खड़ा कर लो अपना। तो कम से कम हम संस्कृत के लोग हैं, हमें उसके भ्रमजाल में नहीं फंसना। पहली लाइन की जो बात चले, अब रिसर्च पे बात करें, तो पहली लाइन हमने कहा ना कि ये कह दे इधर कुछ नहीं, कूड़ा करकट भरा पड़ा है, और खुद नोबेल पुरस्कार ले रहे हैं मैथमेटिक्स में। 2014 में मंजुल भार्गव को मिला नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में। क्या कहा उसने कहा कि मुझे जो पुरस्कार मिला है वो संस्कृत के कारण मिला है, क्योंकि मेरे दादाजी के पास ब्रह्मगुप्त की पांडुलिपि थी, बच गई होगी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वालों से। 2008 में जब मैं लखनऊ में था तो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जर्मनी 8000 पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करेगा, संस्कृत पांडुलिपियों को। भाई जर्मनी में 8000 कहाँ से चलेगी? भारत की पांडुलिपियाँ। अब समझ आता है कि नाट्यशास्त्र जो मिला वो जर्मन में मिला, अंग्रेजी में। पंचतंत्र को ढूंढने में या कहाँ से सऊदी अरब या अरेबिक में मिला, फिर वापस ट्रांसलेशन करना पड़ा। कहाँ ख़त्म हो गई? मतलब 10,000 साल से तो बच रहे थे, आके उसी टाइम पे ख़त्म हो गए। डॉक्टर महात्मा गांधी गए विदेश, उन्होंने कहा कि भारत में एजुकेशन सिस्टम तो हमने डेवलप किया है। तो महात्मा गांधी वापस आए, डॉक्टर धर्मपाल गांगड़ी यूनिवर्सिटी के VC रहे हैं, उन्हें कहा कि आप भारत की शिक्षा व्यवस्था पर रिसर्च करो। उन्होंने एक बुक पब्लिश की, अलग अलग खंडों में है, उसमें से एक खंड है द ब्यूटीफुल ट्री। आप उसके पूरा पढ़ो ना पढ़ो, 2 स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना, पूरा डाटा दे रखा है उन्होंने, जो उनके एविडेंस थे उनकी सरकारों के। देश में 6.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? 6.5 लाख। हमारे गांव अभी ऑन द रिकॉर्ड 6.5 लाख गांव हैं, ऑन द रिकॉर्ड। यानी वो गांव तो ख़त्म नहीं होंगे, 6.5 की 6.25 होंगे या 6.25 रहे होंगे, इतनी बात होगी बस। 20-25 हज़ार ख़त्म या बड़े होंगे, अप डाउन हुए होंगे। तो वो कहाँ थे? वो 6.5 लाख गुरुकुल, वो 1784 जो 1835 से जो रणनीति चले ना, वो ख़त्म हो गए। लास्ट में लिखते हैं, वो लेटर्स पब्लिश करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं धर्मपाल जी उन्हीं के लेटर्स पब्लिश कर रखे हैं। यहाँ के अधिकारी अपने आकाओं को जैसे लिख रहा है ना विलियम जोन्स, कि भाई मैं दुखी हूँ कि मैं तुम्हें जो है कुछ भेज नहीं पा रहा हूँ, अगले स्प्रिंग में, अगले जो सर्दियाँ होगी मैं या बरसात का मौसम होगा तब तक मैं भेज दूँगा। वो लिख रहे हैं कि हम यहाँ से आपको 80 टन जहाज़ पर मैन्युस्क्रिप्ट भेज रहे हैं। 80 टन आप सोच रहे हैं? 80 टन तो वो भेज चुके कि हम यहाँ से आपको 80 टन मैन्युस्क्रिप्ट भेज रहे हैं। और यहाँ तो नॉलेज का इतना खजाना है कि हम कह नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, नॉलेज का इतना खजाना है। एक शब्द आता है कि भारत में, मैं भी उनका भी सम्मान करता हूँ जिन्होंने काम किया है, कि भारत में पहली महिला हुई जिन्होंने स्कूल खोला महिलाओं के लिए। मैं नाम नहीं ले रहा। आप मुझे एक बात बताइए, शंकराचार्य और मंडन मिश्र
इन दोनों का संवाद होता है। जज कौन था? नाम सुना है उनका? शास्त्रार्थ सुना है? मंडन मिश्र और शंकराचार्य का नहीं सुना? संस्कृत वालों को सुनना चाहिए। किन्होंने सुना है? जज कौन था? शास्त्रार्थ हुआ है, पूरी सभा बैठी हुई है, मंडन मिश्र बैठे हैं काशी में, शंकराचार्य केरल से आते हैं, सभा चल रही है ज़बरदस्त। जज कौन बने ये तय हो रहा है। तो कौन बना जज? हाँ, कौन था मंडन मिश्र का पत्नी? था कि थी? गे तो नहीं थे ना, थी ना, पत्नी तो थी। नाम क्या था? भारती। महिला थी कि पुरुष था? और वो भारत था कि नहीं था? भारत ही था। ठीक है, भारत ही था। वो भारत में ही वो शास्त्रार्थ चल रहा था काशी में, मंडन मिश्र और शंकराचार्य का। तो भारती जो जज बनी वो बौद्ध दर्शन को भी जानती थी और वैदिक दर्शन को भी जानती थी, तभी जज बनी। ऐसा तो नहीं कि केवल बौद्ध को जानती और वेदांत को नहीं जानती हो तो जज बन जाए। दोनों को इक्वल जानती होगी तभी जज बनी। और ये बात भी कौन कह रहा है? ये बात भी शंकराचार्य ने कही, भी तू छाट ले, जज कौन बने। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को अगर जज कह रहा है तो इसका मतलब उसे पता है कि भाई ये दोनों दर्शनों को जानती है। ऐसा तो नहीं कि उसने कहा कि भाई चलो मेरा फेवर ले लेगी। पढ़ी लिखी होगी, अनपढ़ तो नहीं रही होगी, और वो भारत ही रहा होगा। इसके बीच में एक दूसरा प्रसंग छेड़ देता हूं। POK, व्हाट इज POK? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। POI क्यों नहीं? POB क्यों नहीं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड भारत क्यों नहीं? कभी सोचा है? भाई भारत ही तो है वो। मैं कई सारे सत्र में जा रहा हूँ तो सोशियोलॉजी के भी सत्र में, तो मैं कहता हूँ, वो कहते नहीं सर वो तो तब सरदार पटेल आए, कुछ अलग अलग रियासतें थी, उन्होंने भारत में आने से मना कर दिया था, इसलिए उसको कश्मीर कहा गया, इसलिए वो पाकिस्तान। अरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज लेकर के आए, वो इंडिया किसे कह रहे थे? उसमें कश्मीर था कि नहीं था? और 1947 के पहले ही था या गलत? तो वो भारत ही था, हम उसे भारत कह रहे थे, वो इंडिया कह रहे थे। इतनी सी बात थी बस, और तो कुछ नहीं बदला। लेकिन भारत पर कब्जा है तो आपका भी, अगर आप केरल के हो, तमिलनाडु के हो, हरियाणा के हो, तो दर्द उठता है यार, भारत पर कब्जा, फोड़ देंगे, हिला देंगे, सब कर देंगे। लेकिन कश्मीर पर कब्जा, ठीक है, चल रहा है। कह के देखो ना, भारत पर कब्जा है, मन में दर्द होता है, फीलिंग्स जुड़ती है, भारत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता को इंडिया नहीं कहा, पंजाब को इंडिया थोड़ी कहा था, सारा भारत मिलके भारत था, पूरा इंडिया था। तो वही बात वहाँ पे, क्या वो भारत नहीं था जब भारती वहाँ पे जज कर रही है, जज बनी बैठी है, क्या वो भारत नहीं था? या भारत भी 1947 के बाद ही बनता है? मतलब देश ही क्या 1947 के बाद ही प्रारंभ हुआ? ये हमारे मतलब हमारा, आप देखोगे इतिहास ब्लैंक दिखेगा आपको यार पीछे का, हमें अपने भारत का ही नहीं पता। मैं मैथमेटिक्स का एक सेशन ले रहा था तो एक मैथ की टीचर खड़ी हुई, सर एक सवाल था, मैंने कहा बहुत बड़ा सवाल पूछे, हो सकता है गणित का, क्या पूछ ले भाई? बोला सर क्या वेद देख सकते हैं हम? मतलब वो कौन पूछ रही है? वो वेद मैथमेटिक्स की टीचर पूछ रही है, क्या सर हम वेद को देख सकते हैं? पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, क्या वेद देख सकते हैं? यानी आज जिस देश ने दुनिया को वेद जैसा ज्ञान दिया, वो आज की पढ़ी लिखी और जो आगे हजारों लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो उस लेवल पर आ गए हैं कि उन्होंने भी वेद नहीं देखे हैं। मतलब क्या है वेद? वो अभी भी है क्या उन तक? ये यानी पूरा ब्लैंक। 1947 के पहले का भारत हमें दिख ही नहीं रहा, हमें सुश्रुत नहीं दिख रहा, हमें चरक नहीं दिख रहा, हमें वाग्भट नहीं दिख रहे, हमें पतंजलि नहीं दिख रहा। संस्कृत के बाहर जाके देखो ना, कुछ नहीं पता, डंप हो रखे हैं। हम संस्कृत वाले हैं, हमें थोड़ी सी इन शब्दों से परिचित है। आप पूछ के देखो ना बाहर से, भाई वराहमिहिर को जानते हो क्या? नागार्जुन का नाम सुना है क्या? डंप,
बिल्कुल मतलब ब्लैंक, मतलब जैसे कि 1947 के पहले भारत बिल्कुल गधा था, ऐसे एक मानसिकता बना करके, एक ओरा बना करके खड़ा कर दिया गया। पहली लाइन से ये स्टार्ट हुआ, जिस बालक ने पढ़ा कि भाई भारत में तो दर्शन ग्रीस से ही आया, राजनीति ग्रीस से आया, इकोनॉमी ग्रीस से आया, सब कुछ ग्रीस से आया, तो वो बालक कहाँ जाएगा अगर, और वो कुछ बदला नहीं है। मैं पूरा भारतीय की कहानी पूरी कर देता हूँ, उसमें 3 फैक्ट्स छिपे हैं। पहला तो ये कि भाई भारत तो पहले से पढ़ो लिखो का देश रहा, अनपढ़ों का नहीं रहा। वेदों की रचना ऐसे, वही कालिदास जो संस्कृत बोल रहा था, वो जो चाणक्य ने संस्कृत लिखी थी, आज सुशील जो बोलता है ना वही बोलता है। कहीं भी तार नहीं टूटा, कुछ नहीं टूटा। रामायण में वाल्मीकि ने जो संस्कृत लिखी थी, आज अनीता भी अगर बोलेगी या लिखेगी तो वही लिखेगी। संस्कृत के पाणिनि व्याकरण पे ये कह करके तो इसने भाषा खत्म कर दी, ये कर दिया। अबे गधो भाई, बचाए उसने है। आज अगर मैं उसके साथ कनेक्शन कर पा रहा हूँ तो केवल उस पाणिनि, भगवान पाणिनि के कारण ही कर पा रहा हूँ, नहीं तो करते ना। इंग्लिश बदल गई, जो शेक्सपियर ने इंग्लिश लिखी थी आज वो इंग्लिश नहीं चलती, लेकिन हमारी संस्कृत हम गर्व से कह सकते हैं। जो आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत लिखी थी वही मैं बोल रहा हूँ, और आने वाली 1000 साल तक पीढ़ी भी वही बोली जाएगी। वो तो व्याकरण ऐसा है भैया, आप अपडेट नहीं कर रहे, आपकी गलती है, व्याकरण की गलती थोड़ी है। व्हाट्सएप में जब आया नया तो मैसेज डिलीट नहीं कर सकते थे, अब कर रहे हो ना, 1000 फंक्शंस आ गए, लेकिन वो कहता है अपडेट दिस वर्जन। अपडेट नहीं किया भाई, तेरी गलती, हमने तो फंक्शंस दे रखे हैं, तो पाणिनि ने तो फंक्शंस दे रखे हैं, आप अपडेट नहीं कर रहे तो आपकी गलती है, पाणिनि की थोड़ी गलती है। ये कह के व्हाट्सएप की गलती है भाई, वो मैसेज डिलीट नहीं कर रहा। अरे भाई अपडेट करना अपने आप को, तो ये माइंड में इतने मतलब सारे विचार डालेंगे। और ये भारती पे फिर चलता हूँ, शंकराचार्य दोनों के बीच संवाद चल रहा है, हार गए। पहली तो पढ़ी लिखी थी और वो भारत था। दूसरी बात, जब हार गए मंडन मिश्र, तो उन्होंने कहा भारती ने कि भाई जब तक मैं नहीं हारूंगी तब तक ये हारे हुए नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जब तक मैं नहीं हारूंगी तब तक उन्हें हारा हुआ नहीं माना जाएगा। हम इक्वल है, हम दोनों एक हैं। तीसरा, अब भारती प्रश्न पूछती है, क्या प्रश्न पूछती है शंकराचार्य से? सेक्स के बारे में पूछती है। कुछ लोग शर्मा गए, यार सुशील जी संस्कृत मतलब सेक्स के बारे में पूछ रहे हैं। आज वो शब्द अंग्रेजी, उस समय तो अंग्रेजी नहीं थी। आज मैं अगर उस बात को कह रहा हूँ तो सेक्स कह रहा हूँ, और खुले मैदान में पूछ रही है, सब सभा में, बंद कमरे में तो नहीं पूछ रही। उस समय उन्होंने शब्द का काम ग्रस्त पर प्रश्न पूछे, तब वो शब्दावली थी। तो जब वो प्रश्न पूछ रही थी, कहाँ पूछ रही थी? महिला ही थी वो, सभा में, भरी सभा में पूछ रही थी, खुले मैदान में पूछ रही थी, यानी बोलने की आज़ादी थी। ये नहीं कि भाई तुम महिला हो तो इन शब्दों पे बोलोगे नहीं, पूछोगी नहीं, और भरे सभागार में पूछ रही थी। तो ये सारे के सारे नैरेटिव्स हमारे माइंड में डाल दिए कि भारत अनपढ़ों का देश है। 1947 के पहले तो भारत कुछ था ही नहीं, जिसमें वो लॉर्ड मैकल, मैं जब सर्च कर रहा था पीपीटी बनाने के लिए, आश्चर्य होगा, मतलब मैं देख रहा हूँ कि अभी भी क्या चल रहा है। तो एक जगह पर मुझे दैनिक भास्कर, जो सो कॉल्ड आईएएस की प्रिपरेशन के लिए ऑथेंटिक न्यूज़पेपर माना जाता है, उसमें वो थी न्यूज़, 10 लोग बैठे थे, शंखनाद करके कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो क्या कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले ने ही निम्न जाति के लोगों को पढ़ने का अवसर दिया, उससे पहले कुछ था ही नहीं। और वो पॉलिसी में क्या लिख रहा है, नेक्स्ट करना, बैक, वो उसकी पॉलिसी पता क्या कहलाती है? उसकी पॉलिसी कहती है डाउनवर्ड पॉलिसी मैकाले की, कि हम, मतलब मैकाले खुद कह रहा है कि हम केवल अपर क्लास और मीडियम क्लास को पढ़ाएंगे, नीचे की क्लास को हमें नहीं पढ़ाना, और केवल उनके लिए एजुकेशन बनाएंगे जो पब्लिक स्कूल्स खोली जा रही है, ताकि हम उनको अपने सिस्टम में लेकर के आए और भारत को ऐसा बना दे कि वो भारत फिर हमारी दृष्टि से सोचे। लेकिन दैनिक भास्कर जैसा वाला भी न्यूज़ क्या उसको महिमा मंडन करके 4 लोगों की मीटिंग को पूरे देश में फैला रहा है कि उसने ये कहा कि हम निम्न जाति को पढ़ाएंगे, ऊपर वालों को नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए उसके कारण ही शिक्षा व्यवस्था अच्छी आई। डाउनवर्ड पॉलिसी कहलाती है। बैठ जाना, लॉर्ड मैकाले के आसपास ही होगी कहीं। और बेस्ट बैक, हाँ बस ये रहा, बस नेक्स्ट,
हाँ, या द डाउनवर्ड फिल्टरिंग पॉलिसीज व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, मतलब वो कह रहा है कि हम फिल्टरिंग करेंगे, हम केवल अपर क्लास और मीडियम क्लास को पढ़ाएंगे। और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, वो लोग आज भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हज़ारों उदाहरण हो सकते हैं, एक एग्जांपल दे के ख़त्म कर लूँगा। लॉ फैकल्टी का सिलेबस बन रहा है अभी भी, उसमें कुछ हाई कोर्ट के जज, कुछ एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट के। तो जो कन्वीनर थी उन्होंने कहा सुशील जी आप उसमें आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। तो एक संस्कृत के ही विद्वान सो कॉल्ड, उन्होंने, तो वो जो कन्वीनर थी वो लिख कर के लेकर आई थी कि भारतीय समाज में न्याय व्यवस्था, इस विषय पर वेद धर्मशास्त्र से प्रारंभ करेंगे। पहली लाइन कि भाई वेदों में न्याय व्यवस्था ऐसी थी। तो उन्होंने जैसे विषय रखा तो उन्होंने तुरंत बोला सर मैं वेद का तो विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये वेद में कोई भारतीय समाज में न्याय व्यवस्था थी जैसी आज की, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, और इसलिए यहाँ पे वेद नहीं होने चाहिए। एक और बता दूँ, ये वही व्यक्ति है जो आपकी रुचिरा मणिरा या जो भी संस्कृत की पुस्तकें पहले पढ़ी गई होगी उसमें पहले सरस्वती वंदना आती थी, वो हट गई, बीच में हटी थी, अभी है नहीं पता नहीं, हट गई थी या हट गई होगी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये कह करके कि कार्यक्रम में वैदिक मंगलाचरण की आवश्यकता क्या है, ये वही व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं वेद का तो विद्वान नहीं हूँ, लेकिन उसमें भारतीय न्याय व्यवस्था कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा तुरंत एक हाई कोर्ट के जज बोल पड़े, क्योंकि संस्कृत का विद्वान कह रहा है। तो उन्होंने कहा सर आई एग्री विद हिम, वो हटा दो, वेद हटा देना चाहिए। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने भी कहा कि सर हटा देना चाहिए, हट गया। तो जैसे कन्वीनर को लगा कि ये तो दिशा ही बदल गई, तो कन्वीनर ने कहा सुशील जी आप बोलिए कुछ। तो फिर मैंने जो फिलोसफी और पॉलिटी वाली बात की, जब मैंने कहा कि भाई जब उन्होंने लिखा कि पॉलिटी शब्द ग्रीस से आया है और बाद में ग्रीस की उस पुस्तक को किसी ने उठा के भी नहीं देखा, आपने देखी डिक्शनरी वो कहाँ लिखा है, किसी ने उठा के भी नहीं देखा, लेकिन ये हो गया कि पॉलिटिक्स ग्रीस से आई है, तो इसलिए वहाँ पर हो सकता है कि वेद में आधुनिक न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग कुछ ना हो, सारा इस तरह विस्तार वर्णन ना हो, लेकिन एक मंत्र तो होगा, एक कोटेशन तो होगी, उसका आधार तो होगा भारत की न्याय व्यवस्था का। उस मंत्र को लेकर के वेद वहाँ पर पहली लाइन में होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे कम से कम ग्रीस की बुक तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन वेद तक जरूर पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही कहा तो तुरंत 2-3 एडवोकेट्स और जजेस बोले सर आई एग्री विद सुशील जी, तो वो वहीं का वहीं रुक गया। आज भी लोग आपके सिस्टम को, संस्कृत को हटाने के लिए बैठे हैं। अब हमें अवसर मिला है कि हम उन सिस्टम में जा कर के पहुँच जाते, सारी बातें कई बार मन सर ये तो प्रॉब्लम हमें भी पता है, सब हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है? अभी सॉल्यूशन आपको मिला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। उसकी पहली लाइन कितनों ने पढ़ी है? NEP नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे नहीं तो हम जवाब कैसे देंगे? हमारे उस सवाल का जवाब है NEP। पहली लाइन, आधुनिक ज्ञान परंपरा का आधार, आधुनिक ज्ञान परंपरा को भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में देखा जाए। ठीक है, तो जो पहली लाइन है वो हमें वो राइट देती है कि भाई पॉलिटिक्स वालों से पूछो जाके, आप जो पढ़ा रहे हो ये बताओ कि ये हमारे वेद में देखो भाई साहब ऐसा कहा है, आप क्या कह रहे हो? साइंस वालों के साथ भिड़ जाओ ना जा करके। भिड़ोगे कब? जब हम अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे, अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे, जूलॉजी की और संस्कृत की। अभी रुक जाओ कमलनाथ जी, थोड़ा पूरा कर चलें इस सेशन को या छोड़ दें? कर लेंगे सेशन, कोई बात नहीं, चाय वो नहीं पी रहे। चाय की बात नहीं, हाँ। बच्चे आएंगे, यहाँ लाइव सेशन चलेगा स्कूल का। अच्छा, स्कूल का लाइव सेशन है, कितने बजे से है? 40 से तो शुरू है वो, 11 बजे से। चलो बस 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। 2 बात है। पहली बात तो ये कि हर जगह पर एक स्टेट छोटा, अंतःपुर का अर्थ क्या होता है? अंतःपुर जहाँ रानियों का आवास होता है। स्वातंत्र्यं भवतु अनन्तरं चायपानं। नहीं, वो स्कूल का लाइव सेशन चलेगा। स्वातन्त्र्यम् अस्ति, वयं गच्छामः। लाइव स्ट्रीमिंग अस्ति। चलो 50 रुपये गच्छामः। ठीक, तो अंतःपुर का अर्थ क्या है? रनिवास, जहाँ रानियाँ निवास करती हैं। तो एक संस्था है, नाम नहीं लूँगा, हो सकता क्योंकि इसको मैं डालने वाला हूँ आगे, यूट्यूब पर सेशन मिलेगा। तो उन्होंने उसका अनुवाद किया हरम। क्या अनुवाद किया? हरम। सरकारी संस्था है जिसका इफेक्ट
नीचे तक जाता है। अगर वो लेटर आता तो आपको भी हरम ही पढ़ाना पड़ता। आप ये नहीं कह सकते कि जिसका नाम हरम क्यों पढ़ाए हैं। कई बार हमें लगता है ना यार इसका अर्थ ये क्यों होता है, क्यों पढ़ाए, क्योंकि उन्होंने कहा है, सो कॉल्ड आकाओं ने। तो अंतःपुर का अनुवाद कर दिया उन्होंने हरम। तो हमारे एक जानकार थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने देखा उठा कर हरम कैसे, तो उन्होंने कहा हरम, बोले सर ऐसे ही तो है जैसे अकबर की रानियाँ रहती थी ऐसे ही दशरथ की रानी रहती थी। तो जो दशरथ की रानियाँ थी उसको अंतःपुर कहते थे और जहाँ अकबर की रानियाँ रहती थी उसको हरम कहते थे। तो आप समझ रहे हैं, मतलब तब उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट, उन्होंने फिर मुझे बताया, बोला मैंने उसे समझाया कि दशरथ और उसकी मंत्रिमंडल ने तय कर लिया कि राम राजा बनेंगे, लेकिन कैकेयी ने वीटो पावर लगा दी। नो, नो मीन्स नो। दशरथ मर गया, स्टेटमेंट कटा नहीं। दैट इज अंतःपुर। वो पावर्स थी। सुमित्रा भी अपने बेटे को, भाई राम नहीं बैठ रहा, भरत नहीं बैठ रहा, चलो मैं बैठा लूँ, सुमित्रा भी नहीं काट पाई, कौशल्या भी नहीं काट पाई। वो पावर्स थी। और अकबर की युद्ध के बंदियों की लड़कियां गांव-गांव से जहाँ सुंदर लड़की देखी उठा करके ले आए रनिवास में केवल, और उसे कहते हरम। और उनसे जो बेटे बच्चे पैदा हुए उन्हें क्या कहा, हरामी। हरामी कहना बंद कर दो, दैट इज़ नाजायज़। उन महिलाओं से जो पैदा होने वाले बच्चे थे उन्हें हरामी कहा जाता था क्योंकि वो हरम में थे। आप समझ रहे हैं, वो हरामी थे, राम हरामी नहीं था। ये अंतर है। ये अगर नहीं करेंगे, ये मैंने इसलिए स्टेटमेंट बोला, कितनी बड़ी बात कहाँ तक कैसे चलती है। अगर एक संस्कृत वाला वहाँ पर खड़ा नहीं होगा तो ये आज भी चल रहा है, ये अभी की बात है, 1-2 महीने पहले। तो ये काम हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, संस्कृत वाले ही करेंगे, हमें ही करना पड़ेगा। एक लास्ट में एक बात और कह के ख़त्म कर लेता हूँ, समय हो गया है। एक किसान था, किसान की बात है क्योंकि किसान का बेटा हूँ। तो उसकी भैंस बीमार हो गई, तो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये दवाई भैंस को दे देना। तो किसान ने कहा भाई कैसे दूँ? तो बोले ये पाइप ले जाओ, इस पाइप में गोली रखना और ये भैंस के मुंह में रखना और इधर से फूंक मार देना। बोला ठीक है। गया, 2 दिन बाद किसान फिर बीमार होकर के आया। बोला क्या हो गया? बोला तुम क्यों बीमार हो गए? वो भैंस बीमार होनी चाहिए थी। बोले जी क्या करूँ, मैंने पाइप रखा था, गोली भी रखी थी, मैं फूंक मारते इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी। तो भाई वो तो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने टूल्स बना रखे हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, रिसर्च है, लेटर्स है, रिसर्च ओरिएंटेशंस है। भाई पाइप उनका, वो इससे पहले फूंक मारे, फूंक हम मारना शुरू कर रहे हैं। समझ गए? टूल्स उनके हैं। मैं भी कभी भाई कल ही 5,000 रुपये का ये ख़रीदा मैंने डिजिटैग, क्योंकि ऑडियो बेस्ट आनी चाहिए। मैं भी डालूंगा ना अपनी बात को, टूल्स उनका है। आज भाई तब हम गुलाम थे, दुनिया को नहीं कह सकते थे कि वेद में क्या है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो एक बनाओ ना, मैं उसका लिंक शेयर कर दो, 5 मिनट में वीडियो बन रही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। 5 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा लो, एक शास्त्र, एक कोटेशन उठा लो, दुनिया भर के वेद, हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, आरण्यक उठा लो, 5 मिनट एक वीडियो फटाक से, भारतीय समाज का ग्रंथ वेद है और उस वेद का ये सूत्र है। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रही है। कुछ नहीं करना, बस 5-30 वर्ड से टाइप करने हैं, टाइप करते वीडियो डालो फेसबुक पर अकाउंट पे। भाई टूल तुम्हारे, ज्ञान हमारा। तीसरी बात, हमें इससे कितने लोगों को लगता है कि हम इस रिसर्च की फील्ड में काम करना है, कुछ पढ़ने का शौक है। अब यार बच्चों भी आ गए, पढ़ाई भी हो गई, नौकरी भी लग गई, अब थोड़ा सा ना पढ़ने लिखना हिलाते हैं ना। उन्होंने आकर के मैक्स मुलर ने हमारी सभ्य कह दिया, अब हम उन्हें बताते हैं, तब हम गुलाम थे, अब तो गुलाम नहीं है। पढ़ने लिखने से कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, डायरेक्टर फायरेक्टर कोई नहीं रोक सकता ना, कोई नहीं रोक सकता पढ़ने लिखने से, आर्टिकल लिखने से। कोई रोक सकता है ना? वी आर फ्री। जब फ्री है तो हम लिखेंगे अब आर्टिकल्स, पूछेंगे उनसे, पॉलिटिकल वालों से, ऐसे नहीं जबाखोरी नहीं खर्च करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। भाई ये बता, तेरा तो अरस्तुई BC और 2000 BC में आया था, हमारा तो वेद 5000 साल पहले। यार यूनेस्को ने कहा कि वर्ल्ड के सबसे पहले पुस्तक है, वहाँ पे ये बताओ कि कैसे कर रहे हो तुम, ये बताओ। बस पूछो उनसे, लिखो, एक एक पेज की पहली लाइन पर लिखना शुरू कर दो। पहली लाइन पर जब तक लिखोगे नहीं तब तक
भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, भयंकर फेमस हो अपने स्कूल में, आपकी क्या बात मैं बताऊं दुनिया को? बताओ क्या बताऊं मैं आपकी बात? आपने कुछ लिखा है? कई कैमरा उठा के भाई 500 रुपये का स्टैंड आता है, रख लो ना क्लास के सामने, बता दो ना। नहीं रख सकते, सर्विस रूल्स है भाई, एक पेपर पे लिख तो सकते हो, महीने में एक पेपर पे तो लिख सकते हो कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, ये नॉलेज है मेरी, ये क्वालिटी है। क्यों किंडरगार्टन को पढ़ाएंगे हम? किंडरगार्टन को हम पढ़ा रहे क्योंकि उसने लिखा था। आपको अमेरिका पढ़ाए तो कैसे पढ़ाएगा? आप बताओ कैसे पढ़ाएगा? क्या है आपके पास? क्या है? कुछ कागज का टुकड़ा हो ना, काली अक्षर भैंस बराबर वाला, कुछ तो और लिखो ना, कुछ भी लिखो, गड़ा गोबर भैंस, कुछ भी लिखो, कुछ होगा तभी तो पढ़ाएंगे। वो पढ़ा दोगे आप अपनी भैंस से भी? बोला भाई जो भैंस की सेवा करता है वो इंटेलिजेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और देखो मैंने 1000 बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया, जो शहर के बच्चे थे उनकी इम्यूनिटी डाउन थी, लेकिन जो गांव के बच्चे थे वो भैंस का गोबर उठाते थे, गोबर के साथ करते थे, गाय को भैंस को नहला करके आते थे, उनका इम्यूनिटी लेवल इतना अप था। 50 आर्टिकल लिख दो, नोबेल पुरस्कार मिलेगा, गारंटी की बात है। क्या इम्यूनिटी है नहीं बूस्ट? हमारे बच्चे देखो ना स्कूल में शर्ट भी होती है उनके पास, मतलब शर्ट भी फटी होगी, ठंड लगती है क्या जिस बच्चों को आप पढ़ाते हैं? और अपने बच्चों को सर पे भी थोपा, कोट शर्ट जैकेट, उसकर से कोट मोजे भी, ठंडा लगता है हमारे बच्चे को। अभी भी कहते हैं अच्छे वो बेटे को कोल्ड हुआ है। अबे क्या बना दिया हमने? आप लिखो ना आर्टिकल्स। एक लास्ट में कह के वो बच्चे हमारे पास हैं। ये तो हो गया, तो जो करना चाहते हैं अभी बाद में कमलकांत जी को अपना नाम दे देना कि वह हम इस रिसर्च टीम में बुक पढ़ने में अच्छा करते हैं, या अगले जो 1000 शिक्षकों की ट्रेनिंग होने वाली है वहाँ पर मेंटोर बनना चाहते हैं, वो देना। एक महाभारत का युद्ध चल रहा है, अर्जुन तीर चलाता है तो सामने कर्ण का रथ जो 7 कदम पीछे जाता है, सॉरी 1 कदम पीछे जाता है, और जब कर्ण तीर चलाता है तो अर्जुन का 7 कदम पीछे जाता है। उल्टा हो गया क्या? हाँ, एक ही कदम, अर्जुन का 1 कदम जाता है, कर्ण का 7 कदम पीछे जाता है। तो कृष्ण कहता है वाह कर्ण वाह। तो अर्जुन दुखी, यार क्या बात है, मतलब तुम मेरे दुश्मन की वाई कर रहे हो? तो अर्जुन कहता है कि क्यों कर रहे हो? बोला अरे मूर्ख, ये देख वो जब तीर चला रहा है तो तेरा रथ 1 कदम पीछे जा रहा है, और ये देख मैं बैठा हूँ साक्षात, तुझे तो पता है कि मैं कौन हूँ? मैं बैठा हुआ हूँ, शेषनाग तेरे पहिए पे लिपटा हुआ है, और छत्र पर जो है साक्षात हनुमान बैठा हुआ है, फिर भी वो 1 कदम पीछे उठा रहा है। तो सोच के देख, हमने तो तू कहाँ जाता और तू 7 ही कदम पीछे हटा रहा है। तो सोच के देखो, जो बच्चे हमारी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, कपड़े नहीं, हो सकता है कि किसी के यहाँ पे वो सब्जी की दुकान पे ठेला लगा के आया होगा, वो लड़की किसी का पोछा लगा के आई होगी, उसके बाद भी वो 45% लेकर के आ रहा है। तो सोच के देखो कि वे कहाँ जाएंगे। अपने बच्चों को भेजो ना, सुबह पिछवाड़े पे 1 लात मार के चल 100 रुपये कमा के ला, तब स्कूल में खाना मिलेगा, तुझे पता चल जाएगा कि कितनी औकात है हमारे बच्चों में। उनका मुकाबला कहाँ कराएंगे हम? आप उठा के देखो, वे बच्चे वही कल का नरेंद्र मोदी है, वही कल के डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वही कल के अरविंद केजरीवाल है, वही मुलायम सिंह यादव है, वही नीतीश कुमार है, कल के वही ममता बनर्जी है, वही सचिन तेंदुलकर है जो आपके पास है। आपके पास तो भाई वो कर्ण बैठे हुए हैं, मतलब धरती फाड़ दे, एक बार उनको दिशा दे दी ना तो दुनिया को हिला के रख देंगे। दे आर विद अस। और इन द लास्ट कि भाई मैं शिक्षक हूँ, अब बन गया, हमें से कोई नहीं सोच रहा ना कि भाई अपने बेटे को चलो एक हेलीकॉप्टर दान कर दूंगा, गिफ्ट करूंगा इस बर्थडे पर। कोई सोच रहा है? नहीं, चलो गुड़गांव में 2-4 फ्लैट 50 फ्लैट दे देता हूँ यार, उसके नौकर चाकर रह लेंगे। कोई सोच रहा है? हम मानव बनाने वाले हैं। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, सोच करके देखो, उसकी माँ का सपना था कि यार मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मेरा बच्चा इन सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट पढ़े लिखे लोगों के हाथों में जा रहा है, अच्छे हैं, वो सच में दिल से आपका सम्मान करते हैं। सब करते हैं शिक्षकों का सम्मान, हम उस पद पर हैं। और सोच के देखो, जब आपका सैलरी का मैसेज जो पहले दिन आता है ना महीने के लास्ट में, आज ही आया, वो उतनी खुशी नहीं दे रहा, नहीं देगा, टेंशन मत करो। लोगों के चेहरे चढ़, यार वो EMI में चला गया, वो बच्चे की फीस चलेगी, वो कार की EMI चलेगी, 8,000 रुपये बचे, महीना चलाना है। लेकिन वो खुशी सोच के देखो, जिस दिन वो माँ अपने बेटे का या बेटी का हाथ पकड़ करके आती है और आके कहती है कि मैडम आपकी वजह से इस बेटी का जीवन बन गया, वो जो खुशी होगी ना, जीवन भर आप उसे भूल नहीं पाओगे, जीवन भर। पिछली बार 2019 में जो पहली या 8वीं या 10 साल के बाद का जो सैलरी का मैसेज आया था, बताओ क्या करा था? याद है कुछ? लास्ट टाइम जब
2 साल पहले पिज्ज़ा खाया था, याद है कभी? कैसा था? ट्रिप पे गए थे, बड़ा हुल्ला कर किया था, कुछ याद है वहाँ की याद है? कुछ नहीं है। लेकिन याद करो उस माँ का जो आपके पास। ठीक, चलिए, धन्यवाद। ठीक है।